भावनाओं से चलने वाले भारत में कब तक लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? आखिर वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचा क्यों? और कोरोना के समय में भी इतना ज़्यादा भीड़ वहां पे कैसे हो गया? कैसे 2 बजे रात में एक भगदड़ ना जाने कितने लोगों के जीवन लीला को समाप्त कर दिया? आखिर इतना बड़ा मंदिर, इतना सारा सुरक्षा, इतनी सारी व्यवस्थाएं सब धरी की धरी रह गई और कुछ लोग चंद सेकेंड में मौत के नींद में सो गए। सुबह 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के आसपास आरती के लिए टिकट लिया जाता है। लगभग 2000 रुपये में टिकट मिलता है। मैं भी वहां पे 1 महीना पहले ही गया था। उस टिकट को लेने के लिए और आरती में शामिल होने के लिए सभी लोग लगातार चढ़ते हैं और रात में 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे खाना खाने के बाद लोग चढ़ाई शुरू करते हैं और सुबह 4-5 बजे तक ऊपर पहुंच जाते हैं। 5 बजे के आसपास आरती का टिकट लेते हैं और अंदर जाके आरती में बैठना होता है। 2000 रुपया का आरती का टिकट आता है। लगभग 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास जबरदस्त भीड़ रहता है वहां पे। 2 बजे से लेके 2:45 के बीच की ये घटना है और वहां पे भीड़ थी जबरदस्त, और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोग जब आगे जा रहे थे या पीछे आ रहे थे तो धक्का मुक्की हो जा रहा था, एक दूसरे से टच हो रहा था बॉडी। अब 2 लोगों में विवाद हो गया और 2 लोगों के विवाद में क्या हुआ कि एक ने दूसरे आदमी को धक्का दे दिया और वहां से शुरू हुआ भगदड़। आखिर जब सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, हर जगह प्रशासन है, हर जगह सुरक्षा है, तो फिर भगदड़ मच कैसे गया? और सबको पता है कोरोना है, इसमें सरकार भी दोषी है, व्यवस्था भी दोषी है और हम और आप भी दोषी हैं। आखिर 1 जनवरी के रात में इतना भीड़ क्यों पहुंच गया वहां पे? 2 दिन बाद जाते, 4 दिन बाद जाते, 5 दिन बाद जाते। और श्राइन बोर्ड ने नियम क्यों नहीं लगाया कि कितने श्रद्धालु जो है चढ़ सकते हैं? रजिस्ट्रेशन का कुछ पॉलिसी क्यों नहीं बनाया गया? चलिए ठीक है, श्राइन बोर्ड को इसके लिए अगर दोषी नहीं माना जाए या दोषी माना जाए वो भविष्य की बात है। उत्तर प्रदेश, पंजाब में, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने वाले नेता अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने अपने कमरों में बैठ के भाषणबाजी क्यों कर रहे हैं? वहां पे क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, किस प्रकार से उचित व्यवस्थाएं हो सकती है, उसके बारे में चर्चा कौन करेगा? और ये पहला ऐसा मौका नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहला मौका है। इसके पहले भी अनेकों धार्मिक स्थलों में अनेकों बार भगदड़ मच चुकी है और अनेकों लोगों की मौत हो चुकी है। भावनाओं से चलने वाला भारत के लोगों के भावनाओं के साथ कब तक खिलवाड़ होते रहेगा? क्यों नहीं समझने का प्रयास यहाँ के नेतागण कर रहे हैं? जो उचित व्यवस्था होना चाहिए वो उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? कोरोना के नाम पे कभी दिन में कर्फ्यू, कभी रात में कर्फ्यू, कभी दोपहर में कर्फ्यू, कभी शाम में कर्फ्यू, और इसी में देश के लोगों को उलझाया गया है। क्यों नहीं बंद कर दिया गया जब इतनी सारी भीड़ हो गई तो? वहां का मैनेजमेंट कहां था? कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से हम वैष्णो देवी आते थे, लेकिन 10 साल में कभी भी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ जो है 1 जनवरी के रात को थी। फिर क्यों नहीं रोका गया? रोकना चाहिए था लोगों को, व्यवस्थाएं देनी चाहिए था लोगों को। और हां, वहां पे एक और समस्या है। आधे रास्ते के बाद तो नहीं ये समस्या है, लेकिन आधे रास्ते तक समस्या ये है कि जिस रास्ते से लोग जाते हैं उसी रास्ते से खच्चर और घोड़ा भी जाता है। उसके लिए दूसरा रास्ता का व्यवस्था करना चाहिए। आधुनिक भारत है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना के जो है आधुनिक तरीके से रास्ता बनाया जाए वहां पे, ताकि श्रद्धालु जो है आसानी से जा सके। कहा जाता है कि वैष्णो देवी के दरबार में जो भी जाता है खाली हाथ नहीं आता है, और इस कारण से जो है वहां पे बहुत भीड़ होता है। आप समझ सकते हैं कि 1 जनवरी के दिन जो है कड़ाके की ठंड में, और वो भी जम्मू कश्मीर में, लोग जो है ना पहाड़ चढ़ के जो है मां के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। कुछ लोगों की
नादानी के वजह से अनेकों लोग अपना जीवन समाप्त कर दिए। कौन है दोषी? किससे सवाल किया जाए? आज श्राइन बोर्ड से सवाल किया जाए, सरकार से सवाल किया जाए, सिस्टम से सवाल किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। कभी एमपी में भगदड़ मचता है, कभी बिहार में भगदड़ मचता है, कभी जम्मू कश्मीर में भगदड़ मचता है, कभी राजस्थान में भगदड़ मचता है, कभी महाराष्ट्र में भगदड़ मचता है, कभी साउथ के राज्यों में भगदड़ मचता है। क्यों? कब तक भगदड़ मचते रहेगा? व्यवस्थाएं क्यों नहीं दुरुस्त हो रही है? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन की संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है? हर राज्य में आधे से कम संख्या में पुलिस बल की तैनाती क्यों है? हर एक एक किलोमीटर पे एक एक चेक पोस्ट क्यों नहीं बनाया गया है? जब कंटिन्यू वहां पे 6 घंटा चढ़ते हैं, 7 घंटा चढ़ते हैं, तब नीचे से ऊपर पहुंच पाते हैं। कंटिन्यू हम लोग रात में 11 बजे चढ़ना शुरू किए थे और सुबह 4:30-5 बजे के आसपास हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। भवन जो मां का दरबार है वहां पहुंच गए थे। लगभग 5-5.5 घंटा लगातार चढ़े हम लोग। एक जगह बीच में रुके थे थोड़ी देर के लिए। तब हम लोग, मैं, आदित्य तिवारी और गौरव ठाकुर, 3 लोग थे। हम लोग जो है 5 घंटे के आसपास, 5.5 घंटे के आसपास चढ़ गए थे। एवरेज टाइमिंग 6, 6.5, 7 घंटे में सभी लोग लगभग चढ़ जाते हैं। जो हेल्थी है, हेल्थ कंडीशन जिनका सही है, जो लगातार चढ़ते हैं, वो लोग 6, 6.5 घंटे, 7 घंटे में चढ़ जाते हैं। सभी लोग रात में जो है 8-9 बजे चढ़ाई शुरू किए होंगे। 2-2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे के आसपास जबरदस्त भीड़ हो गया होगा। और हाँ, वहां पे जब हम चढ़ते हैं तो साइड में लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, बहुत सारे लोग बगल में ही जो है कंबल लेके सो जाते हैं। रास्ते पे जब थक जाते हैं तो रास्ते में बगल में सो जाते हैं। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जो व्यवस्था है उसकी प्रशंसा मैं करता हूं। कल के भगदड़ के वजह से मैं श्राइन बोर्ड को दोषी इसलिए ही हो सकता है दोषी होगा, लेकिन कल के भगदड़ के वजह से मैं श्राइन बोर्ड के का अथक प्रयास जो पिछले मतलब कि इतने सालों से कर रहा है और लोगों को दर्शन करा रहा है, सिर्फ मैं श्राइन बोर्ड को दोषी नहीं मानूंगा और दोष नहीं दूंगा श्राइन बोर्ड को। इसके लिए बहुत सारा पहलू हो सकता है दोषी, लेकिन हर 1 किलोमीटर पे कम से कम अच्छे ढंग से लोगों के रहने का व्यवस्था और सुरक्षा का व्यवस्था दोनों होना चाहिए हर 1 किलोमीटर पे। और हर 250 मीटर पे, हर 250 मीटर पे चौड़ा जगह होना चाहिए। सड़कें चौड़ी हो जानी चाहिए वहां पे। ऐसे पहाड़ी में इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि वैष्णो देवी में लोग आएंगे ही आएंगे वहां पे, और हमेशा आएंगे। भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना हो। और नेताजी लोगों ने अपना कर्तव्य का पालन कर दिया है, ट्विटर पे संवेदनाएं व्यक्त कर दी है। फिर कल से वो लोग चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, चाहे पक्ष के नेता हो विपक्ष के नेता हो, सभी लोग कल से चुनाव प्रचार में एकदम अपना जो शेड्यूल है वो उन्हें पूरा करना ही है। हर 6 महीना में भारत में चुनाव होता है, हर 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में ना भारत में कहीं नहीं तो कहीं चुनाव होता है। एक फरवरी मार्च में होता है, एक नवंबर दिसंबर में होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, एक फरवरी मार्च अप्रैल में। ये पीरियड है, इधर 3 महीना क्या उधर 3 महीने का, 6 महीना तो नेताजी लोग चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं और सालों भर चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं। सिस्टम को सुधारने का समय कहाँ है उनके पास? किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्तमान सरकार को ही बोल रहा हूं या पुरानी सरकार को नहीं बोल रहा हूं। पुरानी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो शायद जो है आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं श्राइन बोर्ड की गलती है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की गलती है मेरे भाई, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, श्राइन बोर्ड की गलती है, व्यवस्थाएं होनी चाहिए श्राइन बोर्ड के द्वारा की जानी चाहिए। और श्राइन बोर्ड से भी विनती कर रहे हैं कि श्राइन बोर्ड व्यवस्था करे। 3 लाख लोगों का भीड़ था, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कहा जा रहा है कि 3 लाख लोगों का भीड़ था वहां पे। एक स्टेडियम में 50,000 दर्शक पहुंच जाते हैं, और जब मैच खत्म होता है तो पूरा शहर जो है वो जाम लग जाता है, पूरे शहर में, पूरे शहर में।
और 3 लाख लोगों का भीड़ जो है, अब सोच सकते हैं कितना भीड़ होगा वहां पे, उससे ज्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार का भविष्य में हादसा ना हो, इसके लिए जिम्मेदारियां तय करनी होगी और जो भी दोषी है उसे सजा देना होगा। और भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान में हमें कुछ अच्छा काम करना होगा। और इस देश में जितनी भी धार्मिक स्थलें हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग, प्रॉपर तरीके से व्यवस्था और प्रॉपर तरीके से सुरक्षा, ये सब होना चाहिए। वरना जो है भविष्य में इस प्रकार का घटना घटते रहेगा और हम सिर्फ और सिर्फ संवेदना, आंसू, ट्विटर, सोशल मीडिया पे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हो सके तो हम उन दोषियों से सवाल करें कि आखिर आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो गई है तो आपने किया क्या, आपको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, किस प्रकार से आपको सजा दिया जाए, कैसे आप उन लोगों को जो है ना, इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और बस मुझे लग रहा है कि मैंने न्यूज़ तो नहीं देखा, लेकिन कुछ घंटों में या कल तक मुआवजा का घोषणा हो जाएगा। हर बार होता है, ऐसा थोड़ी है पहली बार, हर बार होता है। घटना के कुछ घंटों बाद या 1-2 दिन बाद मुआवजा की घोषणाएं हो जाती है कि इतना मुआवजा, इतना मुआवजा, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो। हमारे देश के जवान मरे, मुआवजा की घोषणा हो जाती है। रोड एक्सीडेंट हो, बड़ा रोड एक्सीडेंट हो, मुआवजा की घोषणा हो जाती है। भगदड़ मचे, मुआवजा की घोषणा हो जाती है। बाढ़ में लोग डूब जाए, मुआवजा की घोषणा हो जाती है। अरे मुआवजा कब तक दोगे? सिस्टम को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? सिस्टम सुधरना चाहिए। आधुनिक भारत में इस प्रकार की घटना जो है ना, कहीं भी हमारे देश के माथे पे कलंक का टीका ही होता है। सुधारने का प्रयास किया जाए और हो सके तो पार्टियों के लिए नहीं, देश के लिए खड़ा होने का प्रयास किया जाए। बाकी आप सभी से विनती है कि कोरोना का समय है, भीड़ न लगाएं। और हाँ, किसी भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और वहाँ पे हाथापाई, झगड़ा ना करने का प्रयास करें। अगर कोई 2 शब्द बोल भी देना तो शांति से वहाँ से निकल जाए। अगर 2 लोग आपस में नहीं लड़े होते तो शायद इतना बड़ा भगदड़ नहीं मचा होता। और हाँ, 12 लोगों की मौत, 20 लोग घायल, अभी तक यही पुष्टि हो पाई है, लेकिन आंकड़ा इससे ज़्यादा भी होगा। सरकारें उन आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं करती है और ये पारदर्शी आंकड़ा नहीं है। तो हो सके तो प्रयास किया जाए, एक दुआ किया जाए कि जो लोग भी घायल हैं वो लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होकर घर लौटें। और फिर दूसरी बार जब माता से आशीर्वाद लेने आए तो माता उनकी झोली में वो सभी खुशियाँ भर दें। और हो सके तो आप सभी से भी विनती है कि पार्टियों को वोट देना है दीजिए, लेकिन देश के लिए खड़ा होकर देश के लिए हमेशा सवाल करना सीख लीजिए। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब तक हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारा देश महान नहीं होगा। बाकी आप सभी भक्तों को जय माता दी।